क्लास 10 साइंस का पेपर देने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में क्या क्या बताऊंगा ये पहले आप देख लेंगे। 5 लघुत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। ये लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो 4 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में? 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले 5 लघुत्तरीय प्रश्न केमिस्ट्री के बताऊंगा, फिर 5 लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो बायोलॉजी के बताऊंगा। किसका बताऊंगा? बायोलॉजी का। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी मिला के आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे और उन 10 क्वेश्चन से आप तमाम नंबर स्कोर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 100% आए हुए हैं पिछले सालों में और अब की बार भी आने की 100% संभावना है। तो वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे तो आप बहुत बड़ी मूर्खता करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो वीडियो है इंपॉर्टेंट है, इसको देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। अगर आप इसको देख ले रहे हैं फिर आप आइएगा बताइएगा पेपर दे के अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो बाद में बताइएगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और पढ़ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, तो जो भी बताया जा रहा है उसको अच्छे से तैयार करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, उसको तैयार करेंगे आप। रेडॉक्स अपक्रिया, ये कई बार भी पूछा गया है, जिसे उपचयन और अपचयन अपक्रिया जो है उसको ही रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अपक्रिया जो है उसकी परिभाषा आपको तैयार कर लेनी है और उसका उदाहरण तैयार कर लेना है। ये 4 नंबर में क्वेश्चन बनेगा और पूछा भी जाएगा। तो ऐसे ही पूछा जाएगा, रेडॉक्स अपक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए या रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ये लघुत्तरीय प्रश्न है। तो इसका उत्तर आप देखेंगे, किसी अपक्रिया में यदि एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। क्या होता है? उपचयित यानी उपचयन, अपचयित यानी अपचयन। ठीक है। तो किसी अपक्रिया में यदि एक अभिकारक उपचयित होता है तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो उस अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उस अपक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण आप देखेंगे, ZnO+C गिव्स आउट Zn+CO। अब यहाँ पे देखो, आप जानते होंगे उपचयन और अपचयन अपक्रिया में क्या होता है। यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन था उसका क्या हुआ, अपचयन हुआ कि नहीं? यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ, अपचयन हुआ। और यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ, यहाँ पे देखो C है और यहाँ पे क्या हुआ, CO का उपचयन हुआ कि नहीं? यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई। तो ये जो अपक्रिया हो गई वो रेडॉक्स अपक्रिया हो गई, उपचयन अपचयन अपक्रिया हो गई। ठीक है। तो ये जो आप क्वेश्चन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप इसे इमीडिएटली तैयार कर लेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, धोने के सोडे के 2 प्रमुख उपयोग आप लिखेंगे कि जो धोने के सोडा जो है उसका उपयोग आप लिखेंगे। ठीक है। तो पहला उपयोग, इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। जल जो कठोर होता है उसकी अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? धोने के सोडे का। फिर सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन आदि उद्योगों में किया जाता है। धोने के सोडे को सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन आदि उद्योगों में भी किया जाता है। तो ये 2 उपयोग जो थे वो प्रमुख थे, किसके? धोने के सोडे के। तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे ये क्वेश्चन। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भर्जन तथा निष्पादन की परिभाषा दीजिए। भर्जन तथा निष्पादन में अंतर भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, और भर्जन तथा निष्पादन की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो इसको आप तुरंत तैयार कर लेंगे। तो निष्पादन पहले देखेंगे, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, सांद्रित जो अयस्क होता है उसको वायु की अनुपस्थिति में, मतलब वायु वहां पे ना हो, गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने का जो प्रक्रम है वो निष्पादन कहलाता है। जो सांद्रित अयस्क है उसको किस में परिवर्तित करते हैं? ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके। किस तरीके से? सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके क्या करते हैं? ऑक्साइड जो है वो परिवर्तित करते हैं और वह प्रक्रम जो यह प्रक्रिया बनती है वो निष्पादन कहलाता है। इसका उदाहरण देखेंगे, ZnCO3 गिव्स आउट ZnO+CO2। ठीक है। तो ये ZnCO2 जब रिएक्शन करेगा तो तोड़ेगा 2 पार्ट में, एक तो ZnO में और CO2 में तोड़ेगा। ठीक है। तो ये निष्पादन की क्या है? परिभाषा है। और अंतर पूछा जाएगा तब भी आप ऐसे ही लिख के आएंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे फिर भर्जन की परिभाषा लिख देंगे और इस प्रकार अंतर पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो भर्जन देखें, सांद्रित अयस्क को, यहाँ पे सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में और यहाँ पे वायु की नियंत्रित मात्रा में, थोड़ी मात्रा में वायु जो है वो नियंत्रित रहती है और उसमें क्या करते हैं? गर्म करके उच्च ताप पर क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। किसमें? ऑक्साइड में। इसको भी परिवर्तित करते हैं और इसमें भी परिवर्तित करते हैं। तो देखेंगे, सांद्रित अयस्क वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर, गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। ठीक है। उदाहरण देखिए, 2ZnS+3O2 और ये क्या है? यहाँ पे ये त्रिभुज का चित्र बना है, यानी गर्म हो रहा है और वायु की उपस्थिति है तो वायु भी नीचे लिखा हुआ क्या बना रहा है? 2ZnO+2SO2 बनाता है। तो ये अपक्रिया किसकी है? भर्जन की अपक्रिया है। ठीक है। तो इस प्रकार 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
चौथा क्वेश्चन है सजातीय श्रेणी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदाहरण के साथ आपको समझाना है। तो उत्तर देखेंगे, जब कार्बनिक यौगिकों का सामान्य अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो। क्या हो, जब कार्बनिक यौगिकों का जो सामान्य अणुसूत्र होता है व क्रियात्मक समूह जो है वो समान हो, इन्हें अणुभार 14 के अंतर से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी का निर्माण होता है। ठीक है, जब कार्बनिक यौगिकों का जो सामान्य अणुसूत्र है और क्रियात्मक समूह हो वो समान हो, और क्या किया जाता है, और इन्हें अणुभार 14 के अंतर से घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, CH4 मेथेन जो है वो सजातीय श्रेणी का उदाहरण है, C2H6 एथेन जो है वो सजातीय श्रेणी का उदाहरण है। तो इस प्रकार ये चौथा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आधुनिक आवर्त नियम किसे कहते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं तथा तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित समयांतराल पर गुणों की पुनरावृत्ति होती है, और यही आधुनिक आवर्त का नियम है। तो ये 5 क्वेश्चन किसके हो गए, केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री के जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लघुत्तरीय वो हो गए। ठीक है, अब हम बायोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। आइए बायोलॉजी के क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखेंगे क्लास 10th बायोलॉजी के जो 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनको आप तैयार कर लेंगे, और 5 केमिस्ट्री के मैंने पहले ऑलरेडी बता लिया, उनको भी तैयार करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है बायोलॉजी के लघुत्तरीय प्रश्न में, रंध्र क्या है इसकी उपयोगिता स्पष्ट करेंगे। रंध्र क्या है इसकी उपयोगिता आपको बतानी है। तो उत्तर देखेंगे, पादप की पत्तियां तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या है, जो पादप की पत्तियां होती हैं उनके कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में, आपने देखा होगा पत्तियों को, तो छोटे छोटे जो छिद्र हैं उन्हें ही रंध्र कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है, और जो पत्तियों में रंध्र होते हैं तो इनके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो गैसों का आदान प्रदान है वो होता है। तो आई होप आप रंध्र क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है स्पष्ट हो गया होगा आपको। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक होता है। कौन सा प्रोटीन जो है वो पाचन में सहायक होता है। तो अमाशय के जठर रस में पेप्सिन, छोटी आंत के अग्निशियाई रस में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन तथा आंतीय रस में इरेप्सिन नामक एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन पाचन में सहायक है। ठीक है, जो पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, आंतीय रस है और इरेप्सिन है, ये जितने भी एंजाइम हैं वो क्या है, प्रोटीन पाचक में सहायक हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, श्वसन को परिभाषित करेंगे आप। श्वसन क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और ये सभी बोर्ड के लिए हैं, सभी बोर्डों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको तैयार करें। ठीक है, श्वसन को परिभाषित करेंगे। श्वसन वह क्रिया, उत्तर देखेंगे, जिसमें कोशिका में कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों का जो ऑक्सीकरण होता है वो श्वसन की क्रिया में होता है। इस क्रिया में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को विशेष ATP अणुओं में विभवीय ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो ऊर्जा का मुद्रा भी कहलाता है, यानी ऊर्जा को क्या करता है, अपने अंदर में स्टोर करता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है। ठीक है, तो आई होप आप श्वसन की परिभाषा समझ गए होंगे। अब आप क्या देखेंगे, इसका रिएक्शन देख लेंगे। C6H12O6 ये क्या है आप जानते होंगे, इसको आप कमेंट में बताएंगे कि C6H12 और O6 का क्या नाम है। ठीक है, प्लस 6O2 गिव्स आउट 6CO2 प्लस 6H2O ये जल है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस 673 किलो कैलोरी जो है वो उत्पन्न होती है जब हम C6H12O6 को ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो आई होप श्वसन आपका परिभाषित हो गया है और श्वसन आप समझ गए होंगे कि श्वसन की जो क्रिया है वो क्या होती है। श्वसन पर टिप्पणी लिखने को भी आ सकता है, तो यही लिख के आएंगे। ठीक है, फिर देखेंगे धमनी किसे कहते हैं। धमनी परिसंचरण तंत्र की वह वाहिनिकाएं होती हैं, जो धमनी है वो परिसंचरण तंत्र की वह वाहिनिकाएं होती हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। जो रुधिर है उसको हृदय के शरीर के विभिन्न भागों तक कौन ले जाती हैं, धमनियां ही ले जाती हैं, और धमनियां परिसंचरण तंत्र की वाहिनिकाएं होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे भी आप तैयार कर लीजिए। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, लार क्या भूमिका निभाता है भोजन को पचाने में, तो इसका आंसर आप देखेंगे। लार में टाइलिन तथा इमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा, लार में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन और इमाइलेज। ठीक है,
इसको याद कर लेंगे। एंजाइम पाया जाता है या स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। क्या करता है, जो ये एंजाइम है टाइलिन और एमाइलेज, ये क्या करता है, स्टार्च का जो आंशिक पाचन है वो करता है। लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में मंड या स्टार्च जो है वो मल्टोज या शर्करा में बदल जाता है। क्या करता है, मंड और स्टार्च जो है वो मल्टोज और शर्करा में बदल जाता है। इस प्रकार जो भोजन है उसमें लार की जो भूमिका है वो आपने समझ लिया है। तो ये 5 क्वेश्चन किसके थे, ये 5 क्वेश्चन थे किसके, बायोलॉजी के। किसके थे, बायो के थे। और अगले जो पिछले 5 क्वेश्चन बताए हैं मैंने केमिस्ट्री के, वो किसके थे, केमिस्ट्री के। तो ये 10 जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं इनको आप तैयार करेंगे, विश्वास कीजिए ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको आप तैयार करेंगे तो आपके नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन, जो 5 इसमें के बताए हैं केमिस्ट्री के और 5 बायोलॉजी के, इन 10 क्वेश्चन में से कम 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं आपकी बार बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो आप क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे और अपनी तैयारी को क्या करेंगे, बेहतर करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे आपका ही बेनिफिट होगा। आपके पास वीडियो पहुंचेगी, आप वीडियो देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें और पढ़ते रहें।